वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पहले ही बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम शेर शाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शेर शाह के विषय में हमें कोई कंफर्म इनके टाइम पीरियड का कोई स्रोत नहीं है। ये स्रोत जो हमें सोर्स मिला है वो है अब्बास खान सरवानी की तारीख शेर शाही, जो कि अकबर के टाइम पीरियड का है। ठीक है, इसी इसी बुक से हमें इनके शेर शाह के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शेर शाह ने मुगल शासक बाबर और हुमायूं से अधिक क्षेत्र पर यानी भू भाग पर शासन किया था। शेर शाह यानी कि शेर खान या शेर शाह, इनके जन्म की तिथि ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। देखिए, इनके बर्थ के विषय में कंफ्यूजन बनी हुई है। कई हिस्टोरियन अलग अलग डेट बता रहे हैं। के आर कानून को कहते हैं कि 1486 में इनका बर्थ हुआ था, तो वहीं परमात्मा सरन कहते हैं कि इनका जन्म 1472 में हुआ है। इनके पिता जो हैं मियाँ हसन खान। मियाँ हसन खान, इनकी 4 बेगमें थी। 4 बेगमों में सबसे बड़ी वाली बेगम की इनका पुत्र था शेर खान या फरीद। असली नाम फरीद है इनका। ठीक है, और फरीद जो थे वो अपने सारे भाई बहनों में 8 भाई बहन थे, उसमें सबसे बड़ा फरीद था। अब फरीद जो है वो भागकर 1494 में जौनपुर चला गया। क्यों गया जौनपुर वो भागकर? क्योंकि जो मियाँ हसन की सबसे छोटी बीवी थी, उस पर उनका अटेंशन ज़्यादा था। तो इस वजह से फरीद को और ना उनकी माँ को इतना सम्मान वहाँ पर मिल रहा था, तो वो भागकर जौनपुर चले गए और वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वापस 1497 में वो वापस अपने जो पिता के पास आए, तो वहाँ पर उनको शाहाबाद यानी कि बिहार की जागीर दे दी गई। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने फिर एक इनके साथ जो है घटना घटी। ये घटी कि इनकी जो छोटी माँ थी, ठीक है, वो इनके यहाँ पर प्रशासन से खुश नहीं थी। इन प्रशासन इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया था, परंतु उनको लगता था कि इतने अच्छे से प्रशासन चलाने की वजह से कहीं उनका शासन उनसे हाथ से छीन ना जाए, इसलिए उन्होंने जो फरीद थे वो भागकर सुल्तान मोहम्मद नुहानी के पास चले गए। अब सुल्तान मोहम्मद नुहानी कौन थे? सुल्तान मोहम्मद नुहानी पानीपत के युद्ध के बाद अफगान के सरदार बने थे। पानीपत का युद्ध यानी कि इब्राहिम लोदी के बाद जो नेता बने वो अफगान नेता कौन बने? सुल्तान मोहम्मद नुहानी। और उन्होंने ही इनको शेर खान की उपाधि दी। उनका पुत्र था सुल्तान मोहम्मद नुहानी का जलालुद्दीन, वह उनका उस्ताद बना था फरीद। और एक दिन सुल्तान मोहम्मद नुहानी को इन्होंने शेर खान ने शेर से बचाया था, इसलिए उन्होंने ये इनको उपाधि दे दी। अब इनके कुछ विजय अभियानों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है 1529 का बंगाल पर विजय। इन्होंने उस समय नुसरत शाह को हराया था। फिर 1539 चौसा का युद्ध, हुमायूं को हराया। 1540 कन्नौज का युद्ध, फिर हुमायूं को हराया। फिर 10 जून 1540, इस समय इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को घोषित किया। फिर 1543 में मुल्तान पर अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, वहाँ पे सूबेदार किसको नियुक्त किया? सबसे पहले फतेह खान को नियुक्त किया जीतने के बाद। फिर इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गए, शेर खान और फतेह खान के बीच में। फिर उन्होंने इसको हटाकर हैबत खान नियाजी को वहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया। 1542 में मालवा पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। मालवा पर पहले शासक कौन थे? हुमायूं के टाइम पे अगर हम देखें तो बहादुर शाह था। फिर उसकी मृत्यु जब हो गई, उसके बाद वहाँ का शासक कौन बना? कादिर शाह। शेर खान ने कादिर शाह को हराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि मालवा पर जब नियंत्रण ये कर रहे थे तो वहाँ का शासक कौन था? कादिर शाह, जिसको मल्लू खान भी कहते हैं। फिर है 1543 में रायसेन पे चढ़ाई, वहाँ का शासक कौन था? पूरन मल। 1544 में जोधपुर पर इन्होंने नियंत्रण किया, वहाँ का शासक कौन था? मालदेव। इसी समय इन्होंने अजमेर, नागौर, मेड़ता, इन सब जगहों पर भी नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद इनका अंतिम अभियान है 1545 का, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1545 में ही। वो था कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। ठीक है, जो कालिंजर एरिया है वहाँ पे चंदेलों का शासन था, उसके विरुद्ध था। और वहाँ पे जो राजा थे कौन थे? कीर्ति सिंह। उस समय एक घटना घटी, उन्होंने इस जो ये कालिंजर का किला था उस पर 3 महीने का घेराव किया
और इस घेराव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शब्दों और गोलीबारी से इसकी दीवारों पर अटैक करना इन्होंने शुरू किया। उसी में एक जो इंसिडेंस हुआ वो क्या हुआ कि एक उक्का जो नामक आग्नेय शस्त्र होता है वो इन्होंने चलाया था, दीवार से टकराई और वो वापस आकर एक बारूद में गिर गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो गया और ये उसी में फंस गए थे। इनका आधा शरीर वहाँ पर जल गया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इनको अपनी विजय का समाचार मिल गया था। अब देखते हैं उनका प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था। प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत, निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब यह कि सारी पावर अपने हाथ में रखना। सारी शक्तियाँ राजा में थी। सभी अधिकारी अफगानी थे। अफगानी का मतलब इसलिए इन्होंने अफगानी रखा था ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी गलतियों को ये छुपा सकें, सभी अपने ही अधिकारी होंगे। दूसरा है वजीर का ना होना, कोई प्रधानमंत्री नहीं था। प्रधानमंत्री ना रखने का मतलब ये था क्योंकि सारे अधिकारी अफगानी थे, अब एक दूसरे में वैमनस्य पैदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वजीर का पद ही समाप्त कर रखा था यहाँ पे। अब है प्रशासन की उच्चतम इकाई। अब प्रशासन की उच्चतम इकाई जो थी वो थी सरकार। प्रशासन की उच्चतम इकाई सरकार थी, जिसकी हेल्प के लिए 2 डिपार्टमेंट बना रखे थे इन्होंने, शिकदारान और दूसरा मुंसिफान। जो शिकदार एक शिकदारान था वो सैन्य अधिकारी और प्रशासन की देखरेख करते थे। मुंसिफान कर विभाग को देखते थे। दूसरे हैं, इसको सरकार को इन्होंने डिवाइड किया था परगना में। परगना की देखरेख के लिए शिकदार और मुंसिफ, इनका भी कार्य ऐसे ही था जैसे सरकार में शिकदारान का और मुंसिफान का था। फिर उन्होंने परगना को गांव में डिवाइड किया। गांव में इनकी हेल्प के लिए पटवारी और मुकद्दम, ये 2 अपॉइंट कर रखे थे। आपको पता होगा कि उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने बंगाल को 19 उप प्रभागों में विभाजित कर दिया था और उसका अमीन किसको नियुक्त किया था? काजी फजीलत को। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि बंगाल को 19 उप प्रभागों में विभाजित किया था और उसके अमीन कौन थे? तो काजी फजीलत। अब जो शेरशाह थे वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय थे। उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कभी भी किसी अफगान में या जनरल गरीब इंसान में या किसी में भी नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सुल्तानुल अदल की उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी उपाधि धारण की थी न्यायप्रिय होने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने घोड़ों पर दागने की जो पहले से प्रथा चली आ रही थी उसको कंटिन्यू रखा। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर दागने की प्रथा शुरू की थी। अब रुपयों में सुधार, सिक्के जो पहले थे उसको इन्होंने सबको कैंसिल कर दिया कि अब वो नहीं चलेंगे। इन्होंने 2 सिक्के चलवाए, एक तो चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहा जाता था, तांबे का सिक्का जिसको दाम कहा जाता था। चांदी का जो रुपया था वो 178 ग्रेन का था। तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन का था। अब भू राजस्व व्यवस्था 3 टाइप के थे, लगान, व्यापारिक कर, लूट का धन। ठीक है, लूट का धन मतलब कहीं पे अटैक किया और उस एरिया को जो जीता उन्होंने, वहाँ पे सारा धन संपत्ति इनका हो गया। व्यापारिक कर जो हम व्यापार करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब। ठीक है, लगान ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये रैयतवाड़ी पर आधारित थी, यानी कि पूरी भूमि का सर्वेक्षण कर लिया उसके बाद जो टैक्स लगाना है उनको वो लगाते थे। इन्होंने किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क बना रखा था और कर का जो निर्धारण था वो 3 तरीके से होता था, गल्ला बख्शी, नक्श और नकदी के आधार पर। ठीक है, अब भूमि को भी इन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड कर रखा था, अच्छी, मध्यम और खराब। भूमि का मापन भी 2 तरीके से होता था, गज सिकंदरी और सन की डंडी, जो कि 32 इंच के बराबर था। ठीक है, भूमि के 2 तरीके जो थे वो कौन से थे? गज सिकंदरी, सन की डंडी। ये कई बार एग्जाम में
पूछा गया है कि भूमि मापन, शेरशाह सूरी के समय में भूमि मापन के 2 तरीके कौन से थे। ठीक है, अब लगान कितना था, टैक्स कितना देना पड़ता था, तो 1/3 पूरा जितना प्रांत था। इन्होंने वैसे बेसिकली अगर देखें, इतिहासकारों ने कहा है कि इन्होंने अपने पूरे प्रांत, जितना भी इनका साम्राज्य था, उसको 47 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो वहाँ पर 1/3, और सिर्फ मुल्तान यहाँ पे अलग है, वहाँ पे 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे लगान के अतिरिक्त, यानी कि जो टैक्स था ज़मीनों पे, उसके अतिरिक्त 2 अन्य कर थे। एक था जरीबाना, दूसरा मुहासिलाना। जरीबाना क्या था, सर्वेक्षण शुल्क, जिसका टैक्स कितना था 2.5%, और कर संग्रह शुल्क ये था मुहासिलाना, उसका टैक्स कितना था 5%। फसलों की दर की जो सूची थी उसको क्या कहा जाता था, रई। और पट्टा, पट्टा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो शेरशाह थे, ये ज़मीन किसानों को पट्टे पर देते थे, और ये एक यहाँ पे कबूलियत नामा भी लिखवाते थे, जिसमें अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग लगान दर तय की गई थी। ठीक है, अब शेरशाह के उत्तराधिकारी, शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन थे। शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल शाह को वारिस बनाया था। वारिस बनाया था मतलब सिर्फ यही शासक नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, अब झगड़े तो होंगे ही। अब झगड़े हुए तो शेरशाह ने आदिल शाह को नियुक्त किया, लेकिन जब वो मर गया था तो जलाल खान जो था वो शासक बना। शासक जलाल खान क्यों बना, क्योंकि जो ज़्यादातर सरदार थे उन्होंने जलाल खान का सपोर्ट किया था। ठीक है, और इसने इस्लाम शाह की अपनी उपाधि भी ली थी। इस्लाम शाह की उपाधि यहाँ पर इनको सरदारों ने प्रदान की थी। अब इसकी मृत्यु के बाद, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, यानी कि जलाल खान या इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गया कि अब कौन उत्तराधिकारी बने। तो इसका 12 वर्षीय पुत्र था, वो उत्तराधिकारी बना, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसके मामा मुबारिज खान, ठीक है, मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी, और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ये नाम उसने लिखा था, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ये था, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जलाल खान, और उसने उपाधि धारण की थी इस्लाम शाह की। अब उसके प्रमुख विभाग, पहला था दीवाने आरिस, यानी कि सेना विभाग। उसका प्रमुख कौन था, हेड कौन था, शेरशाह स्वयं था। ठीक है, दीवाने वजारत, लगान व अर्थव्यवस्था का विभाग। दीवाने रसालत, विदेश मंत्रालय। दीवाने इंशा, सुल्तान के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई मोदी जी कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो वो हमें लाइव दिख जाता है टीवी पर, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो लोग वहाँ पर जो उनके सुल्तान के जो लोग थे वो अन्य लोगों तक पहुँचाते थे संदेश। नेक्स्ट है दीवाने काजी, न्याय विभाग। दीवाने बरीद, खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। दीवाने सामान यानी राजशाही मामलों के अधिकारी। तो ये इनके प्रमुख विभाग थे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अब बनाएंगे वो अकबर के ऊपर हम बनाएंगे, क्योंकि अब हमें शेरशाह सूरी से आगे अकबर को पढ़ना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।